अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक ये इरफान मसूद से ही हम डिस्कस करेंगे। इनाम दानिश में टॉपिक नहीं है गिवन, कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपको डेविडसन से एक्सप्लेन करूँगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन है यानी मीन जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर है वो मोर देन 25 मिलीमीटर मर्करी एट रेस्ट अगर मिले हमें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। या फिर हमें मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एक्सरसाइज पे मोर देन 30 मिलीमीटर मर्करी मिलता है, ठीक है। और ये चेक हमने कैसे किया? ये राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करके हम चेक करते हैं, ठीक है। रेस्ट पे 25 से ज़्यादा, एक्सरसाइज से 30 से ज़्यादा अगर मिले तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहलाता है। और पल्मोनरी कैपिलरी का वेज प्रेशर जो है वो लेस देन 15 मिलीमीटर मर्करी मिले, या पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस मोर देन 240 डायंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है कि कैपिलरी वेज प्रेशर भी हमने देखना है 15 से कम हो और रेजिस्टेंस जो है 249 से ज़्यादा हो। अब इटियोलॉजी है, रिवाइज्ड WHO क्लासिफिकेशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। अब ये जो क्लासिफिकेशन है हम डिटेल में देखेंगे। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 ग्रुप्स हैं जो सारे हम देखेंगे कि ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों हो रही है। सबसे पहला ग्रुप है पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है। उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि एक मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर 2 होता है BMPR2। एक्चुअली फैमिलियल डिजीज़ जो है ना, ये पैथोजेनिक वेरिएंट्स इन द जीन इनकोडिंग टाइप 2 बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर BMPR2 जो कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का ही मेंबर होता है, उस फैमिली का मेंबर है, इसमें म्यूटेशन आ जाती है, ठीक है। पैथोजेनिक वेरिएंट्स हो जाते हैं या म्यूटेशन आती है। तो इससे होगा क्या, दोनों मीडिया और जो इंटीमा होती है ना वेसल की, 3 होती है, मीडिया, एडवेंटिशा, इंटीमा। मीडिया और इंटीमा की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इस म्यूटेशन की वजह से, हाइपरट्रॉफी होगी। और एंडोथेलियल सेल्स की क्लोनल एक्सपेंशन होगी, तो उसकी वजह से प्लेक्सीफॉर्म लेजन जैसी अपीयरेंस हमें मिलेगी। वेसल का जो लूमन है वो नैरो हो जाएगा और वहाँ पर फिर इन सिटू थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है ना कि स्मूथ मसल उसमें इस म्यूटेशन से प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी प्रोलिफरेट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि वेजोकंस्ट्रिक्टर और डायलेक्टर्स का इम्बैलेंस हो जाता है। वैसे ये प्राइमरी जो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है ना, ये फीमेल्स की डिजीज़ है, 20 to 30 की एज में इनको अफेक्ट करती है। तो इनमें दूसरी पैथोफिजियोलॉजी है कि इम्बैलेंस हो जाए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर का, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर या ज़्यादा हो जाए, थ्रोम्बोक्सिन A2, सेरोटोनिन, एंडोथेलिन 1 ये ज़्यादा हो जाए, या वेजो डायलेटर कम हो जाए, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, वेजो एक्टिव पेप्टाइड ये कम हो जाए, ठीक है। अब इसमें ये पैथोफिजियोलॉजी आपने समझी कि किस तरह पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो रहा है। तो उसकी टाइप्स हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। एक तो ये इडियोपैथिक हो सकती है, यानी ज़्यादातर यंग पीपल जो मैंने आपको बताया 20 to 30 एज की वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादातर होता है, ठीक है, BMPR2 रिसेप्टर के मसले की वजह से ज़्यादातर। दूसरा फैमिलियल होता है, वो भी BMPR2 म्यूटेशन ही है उसमें। पल्मोनरी वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़, ठीक है, उसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। इसके अलावा एसोसिएटेड कंडीशन यानी एसोसिएटेड पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। इसमें क्या है, अगर किसी को कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, जैसे SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, इनमें तो कॉमनली होती है, ठीक है। मल्टीपल मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो गया, क्रेस्ट, ठीक है, हम ये सारे रूमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो उनमें हमें मिलती है एसोसिएटेड ये कंडीशन है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। कंजेनिटल लेफ़्ट टू राइट शंट है किसी को, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस की वजह से उसको लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, उसमें होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। HIV इन्फेक्शन में होती है, ड्रग्स या टॉक्सिन्स की वजह से, थायराइड डिजीज़ में भी होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो गई, गॉशर्स डिजीज़, हीमोग्लोबिनोपैथीज़, ठीक है। इन्फेक्शन में जो शिस्टोसोमियासिस है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, उसमें होती है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ये भी एक कॉज है, ये गिवन नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको डेविडसन से भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एडिशनल पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पल्मोनरी कैपिलरी हेमेंजियोमेटोसिस, तो ये सारे हो गए पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की, मतलब WHO क्लासिफिकेशन में ग्रुप 1 ये है कि पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो रही है। अगला जो ग्रुप 2 है उसमें क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ओइंग टू लेफ्ट हार्ट साइड,
यानी लेफ़्ट हार्ट साइड की डिज़ीज़ जो है, लेफ़्ट साइड डिजीज़ की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो। उसके फिर फर्दर अलग कॉजेज़ हैं, जैसे लेफ़्ट एट्रियल या लेफ़्ट वेंट्रिकल का डिसफंक्शन हो, जिसको हम सिस्टोलिक डिसफंक्शन या डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, उसके सेकेंडरीली पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो। या वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ की वजह से भी तो होता है, जैसे माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, उससे भी लेफ़्ट साइड का हार्ट डिजीज़ जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाती है। थर्ड ग्रुप है जिसमें लंग डिजीज़ के सेकेंडरीली पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो या हाइपोक्सिया के सेकेंडरीली। तो उसमें क्या आता है, एक तो है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग जैसे स्लीप एपनिया हो गया, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन किसी न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से, या क्रोनिक हाइपोक्सीमिया है पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे, तो उसके सेकेंडरीली होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। या कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है चेस्ट वाल की, जैसे सीवियर काइफोस्कोलियोसिस है, तो लंग में जो है एक्सपेंशन नहीं हो रही, तो इस वजह से पेशेंट को लंग डिजीज़ के सेकेंडरीली पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है। चौथा ग्रुप होता है क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, जैसे CTEPH, ये आपने नाम याद रखना है। CTEPH क्या है, क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये या तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, या वो नॉन थ्रोम्बोटिक एम्बोलाई भी हो सकता है, जैसे ट्यूमर हो गया, फॉरेन बॉडी, पैरासाइट, सिकल सेल डिजीज़ में भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टिकिंग हो जाती है ब्लड्स की और थ्रोम्बोसिस होती है, तो उसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। लास्ट जो ग्रुप 5 मिस्केलेनियस है, उसमें आता है हमारे पास सार्कोइडोसिस, हिस्टियोसाइटोसिस एक्स, शिस्टोसोमियासिस, या पल्मोनरी वेसल्स की कंप्रेशन, जैसे ट्यूमर की वजह से एडिनोपैथी, हिस्टोप्लाज्मोसिस, रेडियोथेरेपी, ठीक है। अगर मिस्केलेनियस को भी हम कैटेगराइज करें सही तरीके से, तो हेमाटोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। हेमाटोलॉजिकल में वो क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ या स्प्लीनेक्टमी की वजह से, ये आप बेशक लिख लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या वो मिस्केलेनियस सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से होगा, जैसे सार्कोइडोसिस सिस्टेमिक में आ गया, लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस भी, लिम्फेंजो लियोमायोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, वास्कुलाइटिस, ठीक है। ये सिस्टेमिक डिसऑर्डर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाएंगे। मेटाबॉलिक भी आएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, गॉशर डिजीज़, थायराइड डिजीज़, ये उसने वहाँ पल्मोनरी में लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे आएंगे मिस्केलेनियस में, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अदर में एक्सट्रिंसिक ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्शन अगर करवाए वो, या फाइब्रोजिंग मेडिस्टिनाइटिस हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, तो उसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा डेवलप। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने कैसे डायग्नोज करना है कि भाई पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। क्लिनिकल फीचर पेशेंट क्या प्रेजेंट करता है, एक तो डिस्निया होता है पेशेंट को, और एक्सर्शनल सिनकपी होगी, ठीक है, क्योंकि उसको हाइपोक्सिया हो रहा है ना, ब्लड वेसल्स परफ्यूजन नहीं हो रही, वेंटिलेशन तो हो रही है, परफ्यूजन नहीं हो रही, तो हाइपोक्सिया होगा, और उसका कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस्ड है, तो उस हाइपोक्सिया की वजह से, कार्डियक आउटपुट भी कम होने की वजह से उसको एक्सर्शनल सिनकपी होगी, डिस्निया होगा। एक्सर्शन से उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में पेन भी होता है। पेन क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल की इस्कीमिया की वजह से उसको एक्सर्शनल पेन होगा, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा आगे लंग्स में, तो राइट वेंट्रिकल इस्कीमिक होगा, चेस्ट पेन। सिम्टम राइट हार्ट फेलियर के मिलेंगे, वो क्या है, टेंडर हेपेटोमेगैली, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा, एसाइटीज़, ये सारे राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम है, टेंडर हेपेटोमेगैली वगैरह। अब साइंस क्या मिलेंगे, जब हम एग्जामिन करेंगे तो JVP पेशेंट की रेल्स मिलेगी, वही राइट हार्ट फेलियर वाले साइन, प्रोमिनेंट A वेव मिलेगी अगर साइनस रिदम है। पैरास्टर्नल, राइट पैरास्टर्नल हीव मिलती है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से, ठीक है। प्रोमिनेंट पल्मोनरी कंपोनेंट ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है, S2 का पल्मोनरी कंपोनेंट हमें प्रोमिनेंट मिलता है, और दूसरा हमें थर्ड हार्ट साउंड भी मिलता है, राइट वेंट्रिकुलर थर्ड हार्ट साउंड। तो ये सारे इसमें क्लिनिकल फीचर हो गए। ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, फटीग, पाल्पिटेशंस भी होती हैं, ठीक है, एक्सर्शनल डिजीनेस और सिनकपी हो रहा है, JVP बड़ी भी मिल रही है एग्जामिनेशन में, पैरास्टर्नल हीव मिल रही है, और सेकंड हार्ट साउंड जो है उसका पल्मोनरी कंपोनेंट ज़्यादा मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल की वजह से थर्ड हार्ट साउंड, राइट हार्ट फेलियर वाले साइन सिम्टम एडीमा, एसाइटीज़, ठीक है, और कोई और किसी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का या कार्डियक या लिवर या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के भी साइंस हमें साथ में मिल सकते हैं, जो उसका अंडरलाइन कॉज इंडिकेट करेंगी, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है पेशेंट में। सबसे पहले तो ECG आपने करवाई, तो आपको अगर उसमें राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न मिलता है, ठीक है, कि राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ज़्यादा उस पर बोझ है, या चेस्ट एक्सरे पे आपको अगर
पल्मोनरी आर्टरीज इनलार्ज मिल रही हैं, पेरिफेरल प्रूनिंग मिल रही है, या राइट वेंट्रिकल आपको एक्सरे पे इनलार्ज मिले तो आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन सस्पेक्ट करते हो। तो ईसीजी में आपको एक तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी जो कि, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है कि भाई राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर है, ज़्यादा वज़न है, इस पर बहुत ज़्यादा है। या फिर आपको राइट एट्रिया की इनलार्जमेंट मिलेगी एक्सरे पे ईसीजी पे, यानी पी पल्मोनिल मिलेगी, एट्रिया इनलार्ज या राइट। इसके अलावा आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाएंगे आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, एबीजीज, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, हाइपोक्सीमिया, सेचुरेशन ऑक्सीजन की भी कम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम होगा, ठीक है। ए ग्रेडियंट आपको इंक्रीज मिलेगा, आर्टीरियो एल्वियोलर ग्रेडियंट रेस्ड होगा, क्योंकि हमें पता है कि एल्वियोलर आर्टीरियोलर ऑक्सीजन ग्रेडियंट क्या डिनोट करता है कि गैस एक्सचेंज हो रही है या नहीं। तो अगर ये हाई है इसका मतलब है गैस एक्सचेंज कम हो रही है, ठीक है। तो एबीजी से हम कैलकुलेट करते हैं ना ये। इसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे करवाओगे और हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करवाओगे तो मैंने आपको बताया कि आपको प्रूनिंग मिलेगी पल्मोनरी आर्टरीज़ की, ठीक है, यानी वो उनकी नैरोइंग हो जाएगी, या जो छोटी पेरिफेरल पल्मोनरी वेसल्स होती हैं वो लॉस हो जाएंगी या नैरो हो जाएंगी, उसको हम कहते हैं प्रूनिंग, ठीक है। तो ये आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन में एक्सरे में नज़र आएगी प्रूनिंग, यानी स्मॉल आर्टरी का वॉल्यूम लो है, ठीक है, टोटल आर्टरी वॉल्यूम की। और दूसरा इसके अलावा या तो डायलेशन मिलेगी या प्रूनिंग मिलेगी, और राइट एट्रिया की और वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा ना लंग्स में, तो वो हाइपरट्रॉफी और इनलार्ज हो जाएंगी, ये एक्सरे पे नज़र आएगा। अगली ट्रांसथोरेसिक इको आप करवाओगे तो उसमें आपको राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर जो है ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा ट्रांसथोरेसिक इको में। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के साइन मिलेंगे, डोपलर असेसमेंट आप करोगे ना जब ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ट्रांसथोरेसिक इको से पता चलेगा, और पल्मोनरी रीगर्जिटेशन भी है तो वो इसी से ही पता चलेगा। अब मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में आपने वैसे एडिशनल इन्वेस्टिगेशन भी हमने करनी होती है, कॉज को ढूंढने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, वीक्यू स्कैन, सीटी थोरैक्स, एमआरआई, ओवरनाइट ऑक्सीमेट्री, एक्सरसाइज टेस्टिंग, ये सारी भी एडिशनली होती है, ठीक है, ताकि हमें कॉज पता चले क्यों हुई है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब मैनेजमेंट में हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन याद रखिएगा कि इनक्योरेबल डिजीज़ है, ठीक है, इसमें बस सपोर्टिव मेजर है कि हमने ऑक्सीजन देनी है ताकि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से 92% के दरमियान रहे, मेंटेन रहे, और वेजो कॉन्स्ट्रक्शन उसकी कम करें हम, ठीक है, तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। डायूरेटिक्स हम देते हैं क्योंकि उसको राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, वो डिक्रीज़ हो, डायूरेसिस हो जाए और वॉल्यूम कम हो, ताकि और इस राइट हार्ट फेलियर जो है वो रिलीव हो। डाइजॉक्सिन हम दे सकते हैं अगर उसको एट्रियल फिब्रिलेशंस हो रही हैं, उसके लिए एट्रियल टेकी एरिथमियास के लिए डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स देंगे वारफेरिन के साथ, क्योंकि इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन में नैरोइंग भी है तो वो फिर थ्रोम्बोसिस का भी रिस्क ज़्यादा होता है, तो एंटीकोगुलेशन देंगे वारफेरिन के साथ। अब वेजोडाइलेटर्स की बात करें, सपोर्टिव मेजर के बाद वेजोडाइलेटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे हो गया निफेडिपिन, डिल्टियाज़ेम, ये पॉजिटिव अक्यूट वेजो रिएक्टिव रिस्पॉन्स के साथ यूज़ की जाती हैं। एक्चुअली ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करेंगे क्या, पल्मोनरी आर्टरी में जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उनको रिलैक्स करेंगे, प्रेशर और रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो जो पेशेंट जिनका अक्यूट वेजो रिएक्टिव रिस्पॉन्स भी अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो उनमें ये अच्छी रहेंगी ना, जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्स दिखाएंगी ये ड्रग्स निफेडिपिन, डिल्टियाज़ेम, तो उनको हम देंगे तो उससे फिर ये इनकी मोर्टेलिटी डिक्रीज़ होगी। पॉजिटिव वेजो रिएक्टिव रिस्पॉन्स यानी हम कैसे चेक करेंगे, हमने इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड दिया, तो अगर पेशेंट का पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है डिक्रीज़ हुआ, उसमें डिक्रीज़ आया नाइट्रिक ऑक्साइड देने पे, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो पोटेंट वेजोडाइलेटर है, आपने इनहेल करवाया तो उसमें पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो है वो कम हुआ क्योंकि वो डायलेट हुई, मोर देन 10 मिलीमीटर डिक्रीज़ हुआ टू अ लेवल लेस देन 40 मिलीमीटर मर्करी विथ स्टेबल कार्डिक आउटपुट, यानी उसका फिर अब प्रेशर जो है, हमने कहा था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अगर 25 से ज़्यादा आ रहा हो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर रेस्ट पे, तो अगर अब वो आपने ये इनहेल करवाया अब 40 से लो हो गया है, मतलब लो लेवल आ रहा है ना, 10 मिलीमीटर मर्करी तो कम हुआ है, फ़ायदा हुआ है ड्रग से, और कार्डिक आउटपुट उसका स्टेबल हो गया है, तो इसका मतलब है अब ये पेशेंट अच्छा रहेगा, इसको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। तो ये हम पॉजिटिव वेजो रिएक्टिव रिस्पॉन्स चेक करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड दे के। फिर IV प्रोस्टासाइक्लिन की बात करें, दैट इज़ की प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये भी वेजोडाइलेशन करवाता है, ये प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को डिक्रीज़ करता है और स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन को भी डिक्रीज़ करता है,
ठीक है, क्योंकि BMPR2 रिसेप्टर का मसला था, स्मूथ मसल एंडोथेलियम सारी प्रोलिफरेट कर रही थी, नैरोइंग ज़्यादा हो रही थी, तो ये प्रोस्टासाइक्लिन जो है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये उसको डिक्रीज़ करेगा, तो वेजोडाइलेशन होगी। तो टाइम के बेनिफिट जो है वो इंक्रीज़ होता है विथ टाइम, मोर्टेलिटी भी इसमें डिक्रीज़ होती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, IV प्रोस्टासाइक्लिन। फिर एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें जैसे हमारे एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ना एजेंट, जैसे बोसेंटैन, एम्ब्रीसेंटैन, ठीक है, ये देते तो हैं, लेकिन इनमें साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें LFTs पेशेंट की डीरेंज हो जाती हैं, हेडेक होता है, अनीमिया, एडीमा। फिर फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर, ये भी वेजोडाइलेटर की तरह, ये एक्चुअली हमें पता है साइक्लिक GMP को बढ़ाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेशन करता है, ठीक है। फोस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर जो है ना, 5 इनहिबिटर, साइक्लिक GMP बढ़ाएगा, वेजोडाइलेशन होगी नाइट्रिक ऑक्साइड के ज़्यादा होने से। इसमें हमारा एजेंट जो है सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, ठीक है, ये एजेंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखी मैनेजमेंट सपोर्टिव मेजर्स हमने किए, वेजोडाइलेटर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, IV प्रोस्टासाइक्लिन, एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फोस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर, इनका रोल मैंने आपको बताया। अब रिफ्रैक्टरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, किसी तरह भी ट्रीट नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, तो फिर हमारा लंग ट्रांसप्लांटेशन ही लास्ट ऑप्शन होता है, डबल लंग ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। और इसके अलावा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, अगर ईसन वेजनर फिजियोलॉजी है तो हम हार्ट लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। ईसन वेगनर सिंड्रोम आपको पता होगा कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में जो कि ज़्यादातर होती है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इसमें होता क्या है कि ब्लड फ्लो और प्रेशर जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज़ में, तो वो शंट की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ब्लड वेसल्स जो ना स्टिफ हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। स्टिफ और नैरो होंगी तो उसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, राइज़ कर रहा है ईसन वेगनर में, तो उसमें भी हमने रिफ्रैक्टरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन कह रहे हैं, तो उसके लिए हार्ट लंग ट्रांसप्लांट ही होगा। बैलून एट्रियल सेप्टोस्टोमी, इससे क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट शंटिंग की जाएगी, तो कार्डिक आउटपुट जो है इंक्रीज़ होगा, नेट ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यू की इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से डिकम्प्रेशन होगी, हीमोडायनेमिक परफॉर्मेंस पेशेंट की इंप्रूव होगी, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल भी डिकम्प्रेस हो रहा है, तो हम बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी करते हैं, खुद ही एक किस्म का शंट बना रहे हैं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट शंट, तो ये रिफ्रैक्टरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मैनेजमेंट होगी। दैट्स इट, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हम स्टार्ट करेंगे।